2025 में जब हम एंड में रीना जी से दिसंबर में बात कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थी अपनी प्रिडिक्शन के अंदर कि वर्ल्ड में मैसिव उठापटक होने वाली है, मैसिव चेंज होने वाली है, मैसिव वॉर्स बिल्डअप कर रही हैं और हर तरह की अशांति फैलने वाली है। 2026 सबका मुझे उम्मीद है अच्छी तरह शुरू हुआ हो, पर वर्ल्ड के लिए तो वो उथल पुथल शुरू हो गई। एक प्रेसिडेंट अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, उसको उठा के यूएस के प्रेसिडेंट ले जाते हैं। क्यूबा को धमकी है, कोलंबिया को धमकी है, ईरान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं किसी को पता नहीं सिचुएशन क्या है कि जो सरकार है वो रहेगी या गिर जाएगी, वहां पे नागरिकों पे क्या होगा। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो बीएमसी के रिजल्ट भी आ रहे हैं, मुंबई में भी बहुत बड़ी उथल पुथल है, राजनीतिक उथल पुथल है। जो लास्ट फ्रंटियर माना जाता था ठाकरे परिवार का, उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे का, वो भी आज ढह गया है। अभी पूरा ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया है, पर जिस तरह लीड्स आई हैं बहुत साफ हो चुका है कि एक मैसिव सुनामी, मैसिव वेव चल रही है। तो ज्यादा बात तो अंतर्राष्ट्रीय चीजों पे करनी थी, पर फाइनेंशियल कैपिटल है, थोड़ा उससे शुरू में एक दो सवाल लूंगा। तो रीना जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। Thank you so much, Ishkaran ji. Thank you for inviting me again. And it's always a pleasure to discuss and talk about the geopolitics and the world scenario. Although it's saddening also most of the times these days what to do, but it's always a pleasure coming in your show. पर ये सही में बहुत सैड, आपने अच्छा वर्ड यूज किया, क्योंकि इसकी एक ह्यूमन कॉस्ट भी है जो बढ़ती जा रही है। जैसे ईरान में जो हो रहा है, कहा जा रहा है पब्लिक हैंगिंग्स हैं, स्ट्रीट पे हैंगिंग हो रही है, वो अगर कोलैप्स करती है रिजीम, उसकी एक कॉस्ट होगी। जो सैंक्शंस हैं उसकी एक कॉस्ट होगी। भारत के ऊपर में कॉस्ट की बात, क्योंकि पाकिस्तान भी बार बार ड्रोन भेजी जा रहा है, मीडिया थोड़ा कवर कर रही है पर उस तरह नहीं कर रही कि जितना बार बार प्रसिस्टेंट अटेम्प्ट हो रहे हैं उधर बांग्लादेश। तो एक ह्यूमन कॉस्ट, जो आपने वर्ड सैड किया, मैं उसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं और ये सैडनेस या जो ट्रेजेडीज हैं इसके अंदर वो ज्यादा इस साल में 25 से भी ज्यादा हावी होंगी? देखिए, मैं शुरुआत करती हूँ शनि से। शनि का गोचर सब कह रहे हैं, मैंने भी आपको पिछले पॉडकास्ट में बात करी और बहुत हमेशा कितनी बार से मैं बोल रही हूँ कि शनि का गोचर मीन राशि में हुआ। लेकिन एक राशि में होके जो ग्रह हैं वो नक्षत्र भी बदलते हैं। सो अभी जनवरी में ही शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आए और ये ज्योतिष का सूत्र है कि जब भी शनि, आप पीछे मुड़ के देख लीजिए, मैं आपको अगर ईयर्स बताऊं, आई हैव रिटन ईयर्स आल्सो, आई विल टेल यू। तो जब जब शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गए हैं तो तब तब ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जैसी कि अभी हो रही हैं। रीजन बीइंग कि ये जो सिंबल है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का, जब हम पढ़ते हैं ज्योतिष में तो इसको कहा गया है बैक लेग्स ऑफ द फ्यूनरल कॉट, एंड इट्स द फाइनल स्टेज ऑफ एनी जो आपका लाइफ है, जो आपका जैसे जीवन चल रहा है उसका फाइनल स्टेज पे आप पहुंच गए हो। अदरवाइज ऑल्सो दिस इज द टाइम कि जब, जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो हम पिछले 28-29 साल से जिसने जो कर्म किए हैं तो अब उसका फाइनल रिजल्ट आने की बारी है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब जो कुछ भी हो रहा है, अब जैसे आपने अभी उद्धव ठाकरे जी की बात की या बीएमसी की बात की, तो आपको पता है 3 डेकेड्स इज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, राइट? सो वहीं आके बात बैठ रही है कि शनि का जो गोचर है जो मीन राशि में आया है, अब ये वो चीजें करेगा जो कि शायद 30 सालों से अप एंड रनिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें परेशानियां थी, जनता को परेशानी थी या जो भी रीजंस, अब उसमें बदलाव आएगा और एक मेजर बदलाव आएगा। और अभी आप देखेंगे बीजेपी इज गोइंग टू हैव अ क्लियर विन इन महाराष्ट्र। हीना जी, जो आपने कहा बदलाव आ रहा है वो भी 28-30 साल से, मैं ज़्यादा मुंबई पे नहीं जाना चाह रहा था, बट अगर हम मुंबई की बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल है और एक तरह से बाला साहेब ठाकरे जी की लेगेसी की शुरुआत वो मुंबई से ही हुई थी। जिस तरह मुंबई में जनता ने, वहाँ के वोटर ने वोट किया, बीएमसी जो बहुत रिच है, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर पर कैपिटा की बात करूँ तो इट इज़, जी। उसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से करें सिर्फ मुंबई के लिए तो एक फिनोमिनली रिच जगह है। और बीएमसी जो कंट्रोल करता है उसके पास इन रियल पॉलिटिक्स एक लेजिटिमेसी भी होती है, एक वॉर चेस्ट भी होती है कि जो फंड्स का हमें सबको पता है किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है। और जब से ये अंत की शुरुआत हुई थी, जब से ठाकरे फैमिली पहले टूटी थी, पर राज ठाकरे रिलेवेंट हुए, फिर शिंदे जी बाहर निकले और 2 चुनाव हो गए थे लोकसभा में। कहा सकते हैं उद्धव ठाकरे के, उनका रिजल्ट कम था पर उनकी अलायंस जीती, बीजेपी की हारी महाराष्ट्र में।
असेंबली जी में देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी मैसिव विक्ट्री थी। तो ये बीएमसी अब गढ़ पे था, एक वो जीते बीजेपी जीती, एक ठाकरे परिवार जीता। और इस बारी तो ठाकरे परिवार जुड़ भी गया था, जितना भी आप कह सकते हैं कि वोट बटा हुआ था राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, वो जुड़ के साथ लड़े। तो ये अब आपको लगता है अंत हो गया है ये उनका बीएमसी से जो ये जी भारी नुकसान हुआ है, तो अब एक नहीं पास्ट फिगर होके रह जाएंगे, या आप किस तरह देख रहे हैं ठाकरे इसका फ्यूचर? देखिए ये मुझे तो एक पास्ट फिगर जैसा ही लग रहा है, जैसा मैं बार बार बोलती हूँ कि एक इरा का अंत है। भाई इरा का अंत है, एक लेगेसी का अंत है। लेगेसी ही अंत हो रही है और बीजेपी वहां पे आ रही है, मतलब वर्किंग स्टाइल इज गोइंग टू चेंज। जिस तरीके से महाराष्ट्र को रन किया जाता था, दैट वर्किंग स्टाइल, क्योंकि हम हमेशा बार बार वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं दुनिया के लेवल पे, यहाँ पे हम एक सिटी के, एक स्टेट के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जब वर्ल्ड ऑर्डर इतना एकदम से बदल रहा है और जहां था वहां से उठ के कुछ और ही होने वाला है, तो ये छोटी चीजें, छोटी मछलियां तो बिल्कुल बदलेंगी फिर साथ में। So world order is changing and there is a big change, and I do see that legacy is declining now and BJP is going to take over very clearly. That's what I see as per astrology. जो मेरा एनालिसिस है, ऑल्दो मैंने अभी उद्धव ठाकरे जी का चार्ट नहीं उठा के देखा, बट मुंबई के चार्ट से कह रही हूँ, प्लस बीजेपी का चार्ट देखा है उससे कह रही हूँ, बीजेपी का चार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द दशाज आर रनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। डिफरेंस भी है, बाला साहेब ठाकरे अनअपोलोजेटिकली एक तरह की पॉलिटिक्स करते थे, जिसको आप हिंदुत्वा पॉलिटिक्स कहते हैं। उस समय तो इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, वाज वन ऑफ द रेयर पीपल जिनको हिंदू हृदय स्मार्ट कहते थे। और उसके बाद आपने अपना पूरा व्यू पॉइंट ही चेंज कर लिया, तो वो शायद साइकिल घूमना ही था, जब आप पूरा व्यू पॉइंट चेंज करें, अपनी पॉलिटिक्स चेंज करें, सब कुछ चेंज करें, और वो चेंज के बिल्कुल बाद बिल्कुल। And moreover, you're not sticking to the reforms and the policies जो कि masses के उनके फायदे के लिए बना है, जनता के लिए जो चीजें बनी हैं उसके लिए ही आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समवेयर आई डोंट वांट टू से इट, बट समवेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ योर पर्सनल इश्यूज। तो उसके चलते अब तो आएगा ही ना, जब टास्क मास्टर आ गए हैं, जब शनि आ गए हैं, न्यायाधीश हैं वो, सो रिजल्ट तो देंगे ही। जिसने जैसा किया उसको वैसा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। जी, जब मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा ईरान पे, फिर मैं इंडिया, पाकिस्तान पे और बांग्लादेश में डेप्थ में आऊँगा। ईरान जरूर। में कोई एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, जिस तरह वहाँ पे हालत हो गई है, क्योंकि सैंक्शंस तो उनके ऊपर 30-40 साल से थे। पर आप पिछले साल बहुत क्लियरली कह रही थी कि डिफ़िकल्टी आ रही है, जस्टिस हो रही है। अब ईरान में जस्टिस एक तरह से ये है कि जितना महिलाओं को दबाया गया था, एक महिला को 2022 में गलत तरह से बुर्का पहनने के लिए उनकी मॉरल पुलिस ने मार दिया गया था, अब उसी की फ़ोटो के साथ सिगरेट जला रहे हैं लोग, बुर्के जला रहे हैं लोग। तो पूरा एक चेंज आ रहा है। तो क्या होने जा रहा है ईरान में? ये एक एंगल है, दूसरा एंगल तो यही है, सीआईए इज़राइल चेंज करवा रहा है। मैं ईरान के लिए और वर्ल्ड के लिए क्या होने जा रहा है? मैं ईरान का बर्थ चार्ट डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये भेजा हुआ है। तो ईरान के बर्थ चार्ट मैंने डाल दिया है। क्या आपको ईरान अगर हम में क्या ईरान की बात करते हैं तो आपको, वो मैंने सॉरी रशिया जी का डाला है जी, मैंने, ईरान। उसका उसका बर्थ ये चार्ट हाँ, आप ईरान, डालिए जो मैंने आपको ईरान भेजा का। था। या रिपब्लिक, ईरान। जी, सो रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो फाउंडेशन डे ऑफ ईरान है, उसका बर्थ चार्ट है ये, 1 अप्रैल 1979, और ये दोपहर के 3 बजे तेहरान। इससे इसका जो लगन बनता है वो कैंसर है, और इस समय जो महादशा चल रही है वो बृहस्पति की है, जुपिटर की। नाउ एज अ कंट्री, बट क्योंकि राहु की अंतरदशा चल रही है, इस वजह से हम बहुत कन्वीनियंटली ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जैसे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ मेजरली इम्पैक्टिंग ईरान एज़ अ कंट्री। उनके अंदर जो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ मेकिंग ईरान लुक लाइक अ वीकर कंट्री, व्हेयरएज़ जो ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ करा, एंड इनफैक्ट वेनेजुएला के साथ जो उन्होंने करा, मैं आपके ईरान वाले क्वेश्चन के बीच में उसका एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हुआ उस वो किस मकसद से हुआ, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, व्हाई डिड ट्रम्प डू इट, एंड विल दिस हैपन टू अदर कंट्रीज लाइक ईरान एंड अदर कंट्रीज लाइक क्यूबा, पनामा एंड ग्रीनलैंड एंड ऑल। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू टच बेस ऑन। फिर वेनेजुएला के साथ ट्रम्प ने ये किया तो क्यों किया, एंड व्हाई एम आई सेइंग इट, क्योंकि अभी ईरान के बारे में बात हो रही है कि दैट्स द नेक्स्ट टारगेट, ईरान है या और दूसरे कंट्रीज हैं। अब
ट्रम्प ने क्या किया है, थोड़ा सा, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक क्लास में एक बच्चा है, मॉनिटर है, उसको पकड़ के, और वो थोड़ा शरारती है, उसको पकड़ा और उसको खूब पिटाई कर दी टीचर ने, खूब मारा, खूब पनिशमेंट दिया. सो व्हाट विल हैपन कि बाकी के जो बच्चे हैं वो डर जाएंगे. So that's the similar kind of psyche what Trump is trying to do. वेनेजुएला के साथ उन्होंने ऐसे किया, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे किया, वहां के रूलर को उठा लिया उन्होंने, और इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, एंड उसके बाद में उनको बंदी बना लिया. एंड देन ही इज सेइंग, ही इज क्लेमिंग कि मैं ग्रीनलैंड पे भी करूंगा, मैं क्यूबा पे भी करूंगा, मैं ईरान पे भी करूंगा, और मैं और दूसरे कंट्रीज हैं, पनामा हो गया, ब्राजील हो गया, मैं सब पे करूंगा, साउथ अफ्रीका हो गया. Now, will he really do it? Will it really happen? It will. It will. On only few countries like Cuba. Cuba is one country where I feel कि ये हो सकता है. और क्यों हो सकता है? क्योंकि क्यूबा में भी वो बहुत डेट्स के अंदर हैं, और वहां पे भी उनकी करेंसी के साथ जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, तो इंटरनली दे आर वीक. एंड प्लस उसके साथ कोई और कंट्री उनके लिए खड़ा नहीं है साथ में. Whereas in the case of Iran, now I'm coming back to Iran. In the case of Iran, what is happening? If he is trying to claim and if he is trying to do the same thing, there are three countries. और ये मैंने अभी नहीं, एक हफ्ता पहले there was another podcast with someone जिसमें मैंने ये बात, उन्होंने ईरान के लिए पूछा था जब ये वेनेजुएला वाली बात हुई थी, और मैंने कहा था ईरान पे होगा, ईरान के बारे में बात होगी और ईरान भी टारगेट पे होगा, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ट्रम्प. क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज वो ईरान जितना भी सोशली इंटरनली कन्फ्लिक्ट है, वीक है, कुछ भी है, बट उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उनके साथ सपोर्टिव कंट्रीज खड़े हैं, दे विल बी देयर विद ईरान टू सेव इट. और आज सुबह की एक खबर है, एंड आई वाज स्माइलिंग व्हेन आई हर्ड इट, कि देखिए कतर, ओमान और सऊदी अरेबिया ने कह दिया हमारे एयरबेस आप यूज नहीं कर सकते. एंड दिस इज द सिमिलर थिंग विच आई सेड 1 वीक बैक, कि ईरान पे नहीं कर पाएंगे. तो ईरान पे तो ट्रम्प या अमेरिका अपना ये इन्वेजन या जो भी अटैक उन्हें करने के लिए वो बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा. बट हाँ, ईरान की इंटरनल जो कंडीशन है वो ऐसी है कि 85 ईयर्स का तो उनका राजा है जो थ्रोन अपनी छोड़ने को राजी नहीं है. उसके साथ साथ जिस तरीके की उसकी दशाएं अब चेंज हो रही है, मैंने आपको बोला राहु की अंतरदशा चल रही है, सो वो डेफिनेटली एक रिजीम चेंज दिखाता है. और नेक्स्ट 3 months, you just mark my words, next 3 months, February, March and April will be very critical. Even now, mid January से ले लीजिए, 18 जनवरी एक डेट दी थी मैंने इन वन ऑफ माई वीडियोज, उसके बाद से ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम शुरू हो जाएगा. अंदर ही अंदर बहुत जबरदस्त आंदोलन, प्रोटेस्ट्स, और जो उसका यूथ है वो निकल के आ जाएगा सड़कों पे, एंड विच इज हैपनिंग ऑल्सो, एंड वी आर सीइंग दैट, और वो और बढ़ेगा. सो ईरान इज इन ट्रबल, बट इंटरनली, बाहर से ट्रबल नहीं है उसको. अच्छा, आप ये जो डिस्टिंक्शन देख रहे हैं कि मतलब ये यूएस स्टाइल आके उठा के किडनैप करके ले जाए या बूट्स ऑन ग्राउंड वाला अपनी मिलिट्री, वो नहीं देख रहे, बट नहीं. ईरान की दुविधा इंटरनल है बहुत. ये वैसे इंटरनल बात बहुत जरूरी है, जब भारत पे आएंगे तो मैं बहुत इसको विस्तार से डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे अंदर भी 0.5 फ्रंट जो एक इशारों में बात की गई थी, वो अब बढ़ बढ़ के पता नहीं कितना बड़ा फ्रंट है, और वो एक आर्मी ही हाईलाइट या पॉइंट आउट कर सकती थी. तो ये आपको लग रहा है ईरान के अंदर द बिगर प्रॉब्लम इज इंटरनल क्राइसिस जो ईरान के अंदर ब्रू कर रही है, उससे बहुत सारी चेंजेस उतराएंगी. यूएस एक फैक्टर है, बहाना है, पर वो मेन रोल नहीं है वेनेजुएला की तरह. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट दैट वाज जस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक ऐसा ट्रिक था या एक ऐसा स्टेप था जिससे कि और बाकी के सारे कंट्रीज डर जाएं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, मैंने एक ट्रम्प से शुरू कर दिया, लेकिन व्हाई इज ट्रम्प डूइंग इट? ट्रम्प भी तो किसी के अंडर काम कर रहा है ना. देयर इज अ डीप स्टेट, देन देयर आर एजेंसीज व्हिच आर पुशिंग हिम, प्रेशराइजिंग हिम टू डू इट, बिकॉज ट्रम्प इज द क्रेजीएस्ट पर्सन. वो सबसे उन्हें ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जो ये सब कुछ कर सके, जो उनके कहने पे उल्टे सीधी हरकतें कर सके, उल्टे सीधे एक्शंस ले सके, एंड ही वाज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट. सो दैट्स व्हाई ट्रम्प इज डूइंग इट. वो ट्रम्प की कुंडली बताती है इस बात को. क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप बात कर रहे हैं. तो मतलब ये यूएस के चार्ट में ही है कि वर्ल्ड में ये करना, क्योंकि ईरान पे जो जो हो रहा है, एक पुरानी रिपोर्ट है, उसने पूरा ये रोड मैप, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की, वो पूरा उसने रोड मैप दिया है कि पहले वहाँ पे लोगों के लिए सैंक्शंस डालो, सैंक्शंस डालोगे तो वहाँ पे फूड प्राइस का रेट बढ़ेगा, उससे
अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, उससे लोग प्रोटेस्ट करने आएंगे। तो पूरा एक रोड मैप ड्रॉन है जो प्रीडेट्स ट्रम्प बाय मेनी मेनी ईयर्स। तो ये आप यूएस राइट। के चार्ट में देख रहे हैं कि यूएस जो एक वर्ल्ड की प्रीमियर शक्ति है, वो हर जगह उथल-पुथल करने में, क्राइसिस करने में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी 26 में। बिल्कुल, बिल्कुल। यूएस के चार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमने यूएस का चार्ट भी शेयर किया था। उसमें भी इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं, वो बहुत क्लियर हैं कि आप देखेंगे। लेट मी जस्ट ओपन दैट चार्ट, ओपनिंग इट इन माय सिस्टम। या सो इन दिस वन ऑल्सो देखिए, राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा दशा के साथ शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि लगन में बैठे हैं और राहु इनके 11वें भाव हैं, किसके साथ? मरकरी के साथ, बुध के साथ। बुद्धि और मरकरी वक्री है। बुद्धि जो है उल्टी चल रही है, वक्री चल रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच शुड बी सेड एंड मेंशन्ड फॉर यूएसए राइट नाउ। सो उनका जो कहते हैं ना विनाश, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा कि यूएसए कोलैप्स कर रहा है। यूएसए कोलैप्स नहीं करेगा कभी भी, बट हाँ, वो जो एक नंबर 1 इकोनॉमी बना हुआ है, उससे वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है धीरे धीरे। इट्स वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस। उनको लग रहा है कि वो सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी, इट्स गोइंग टू गो वेरी नेगेटिव अगेंस्ट देम। वो धीरे धीरे अभी, क्योंकि 2025, 26 एंड 27 ये 3 साल ट्रांजिशनल ईयर्स हैं। यहाँ पे सब चीजों का ट्रांजिट हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इकोनॉमी का ऑर्डर चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल क्रैशेस जैसी चीजें आप मिड 2026 के बाद देखेंगे। जैसे ही 2026 का मिड आएगा, तब तक तो सब कुछ एसआईपी और सब कुछ ऐसा लगेगा वेरी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव और सब कुछ, लेकिन सडनली देयर विल बी अ क्रैश एंड दैट्स गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन इंडिया उतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। व्हेन वी डू द कंपैरेटिव स्टडी, तो उतना ज्यादा भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एक अपसर्च पे है, ग्रोइंग है। वो धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा है, वेरस उसी स्पीड में धीरे धीरे यूएस से नीचे आ रहा है। सो इट्स लाइक एक्सेलरेटिंग एंड रिटार्डिंग। जो अब आप 26 और आप 27 जोड़ रहे हैं कि यूएस, क्योंकि वैक्यूम तो होगा नहीं नेचर में, अगर यूएस की इकोनॉमी डाउन होगी कंपैरेटिवली, तो 3 ही देश की बात की जा सकती है जो इसको एडवांटेज ले सकते हैं। रशिया, मुझे पता नहीं कितना ले सकता है, क्योंकि उसके पास इतने अब यंग लड़के पैदा नहीं हो रहे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड में हम ह्यूमंस का आजकल एक शुरू हो गया है कि कम बच्चे कीजिए, बट नेशंस तो यूथ पे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट। ह्यूमन रिसोर्स है। तो रशिया में मुझे सिर्फ ये कमी दिखती है, बाकी तो बहुत ही जोर है। तो 3 देश जो आते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में अगर यूएस की इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होती है, और कई लोगों का मानना है कि यूएस ये सब कर भी इसलिए रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि बिकॉज उसकी इकोनॉमी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में डाउन रहेगी, तभी वो वर्ल्ड में उथल पुथल कर रहा है कि भैया पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज कर दो। जिस ऑर्डर से तो 70-80 साल में हम टॉप पे पहुंचे, पर अब उसका वो होता है ना, प्ले खत्म हो गया है। बिल्कुल। और वो बिल्कुल वैसे ही आपने सही कहा। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि उसको ऐसा लग रहा है मैं डूब रहा हूं, तो जब कोई इंसान डूब रहा है तो वो हाथ पैर मार रहा है। दैट इज व्हाट यूएसए इज डूइंग, दैट इज व्हाट ट्रम्प हैज बीन टोल्ड टू डू। हाथ पैर मार रहा है किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, वेयर एज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, वो होने नहीं वाला है। And I'm not talking like an analyst. I am talking on the basis of the analysis that I've done on the kundlis, on the charts of those countries, और वो भी उनके जो फाउंडेशन डे की कुंडलियां जो बनाई, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की। सो उनकी दशाएं, उनके पैटर्न्स इस तरीके से चल रहे हैं, प्लस जिस तरीके से ट्रांजिट में प्लैनेट्स आए हुए हैं। अब जुपिटर जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। अभी हमने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की बात की। जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है। दोनों सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर इन वाटरी साइंस। और पुनर्वसु का मतलब होता है अ कार्ट विच इज फुल ऑफ डेड बॉडीज। जब इस तरीके के नक्षत्र एक्टिव हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, और अभी ट्रांजिट में जुपिटर भी वाटरी साइन में आने वाले हैं जून में, 2 जून को। दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग मिड ऑफ 2026, मिड ऑफ 2026, बिकॉज उसके बाद ट्रांजिट एक मेजर चेंज होने वाला है। और उसके बेसिस पे अभी जो आपने क्वेश्चन करा कि 3 मेजर कंट्रीज हैं, जो कि हाँ सबको पता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज की डेट में कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, भारत, चाइना और रशिया। यूएस तो हमने बात कर ही ली कि वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा ही रहा है।
मैं सो रशिया का जब हम चार्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब रशिया से हम, क्योंकि ईरान के अंदर रशिया का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, वो रशिया बिल्कुल की जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है। तो हम ईरान की बात कर रहे तो मैंने कहा रशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि करेक्ट। वेनेजुएला बोलते हैं बहुत दूर है, बट ईरान तो बैकयार्ड है, और ईरान के अंदर अब रशिया भी है। तो रशिया का चार्ट क्या दिखा रहा है? रशिया का चार्ट वही दिखा रहा है एग्जैक्टली जो कि रशिया में हो रहा है। अभी अभी मैंने आपको जुपिटर की बात करी, जो ट्रांजिट में है ब्रह्मांड में, जो जुपिटर है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। रशिया के चार्ट में जो जुपिटर बैठा है वो भी आप देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में है, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो आप देख रहे हैं अ कार्ट फुल ऑफ डेड बॉडीज। 2022 से शुरू हो गया था, क्योंकि जुपिटर की महादशा शुरू हो गई थी रशिया की। और जब जुपिटर की महादशा शुरू हुई है, वहां पे उन्होंने यूक्रेन के साथ वॉर शुरू किया, और उसके चलते उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। आप समझिए इतना लंबा जब वॉर चलता है तो खर्चे कितना ज्यादा फाइनेंशियली एक कंट्री सफर करता है। ऑल्दो रशिया हैड बीन वेरी स्ट्रांग, बट एक लंबे समय के लिए, एक लंबे अरसे के लिए जब वॉर चलेगा तो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होएगी होएगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद रशिया। उनकी ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बड़े अच्छे थे, बट नाउ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। सो कहीं ना कहीं रशिया वीक हो रहा है, वीक पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वॉर। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि वैसे वीक है, इट्स मिलिट्री वाइज इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। आगे उसने और भी, ये वॉर तो अभी बंद नहीं होने वाला, दिस इज गोइंग टू गो ऑन। बीच में हो सकता है एक थोड़ी सी एक संधि हो जाए, एक थोड़ी सी डील हो जाए फॉर सम टाइम, एक सीज फायर फॉर मे बी टेम्पररी सीज फायर हो जाए, बिकॉज नो मनी नो वॉर, इट विल बी लाइक दैट। सो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बट आप आगे देखेंगे उसकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन में जा रही है। उधर चाइना, जब हम चाइना की बात करते हैं, उसकी भी जो दशाएं हैं, उसका भी जो टाइम पीरियड है, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जैसा भी आप समझें, वो खराब आ रहा है। उसका पीरियड अच्छा नहीं है, जो आगे आने वाला पीरियड। इसकी आप कुंडली देखें उसके हिसाब से, और जिस तरीके के ट्रांजिट्स चल रहे हैं, राहु के ऊपर शनि बैठा हुआ है इस समय, शनि जो ट्रांजिट में है आप देखिए, और मंगल के ऊपर पुनर्वसु वाला जुपिटर आने वाला है। सो जिस तरीके की कंडीशंस हैं उस हिसाब से चाइना इज ऑल्सो ऑन अ डाउनफॉल, बट चाइना का डाउनफॉल इज नॉट एज फास्ट एज यूएसए। यूएसए का तो अलग ही तरीका है, वो तो सैंक्शंस लगा रहे हैं। चाइना अपने रेयर अर्थ पे खेल रहा है कि 85% रेयर अर्थ है हमारे पास, तो उस पे खेल रहा है, उसकी अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। सो जो जो भी डोमिनेंस दिखा रहा है एंड इज नॉट ट्राइंग टू फॉलो अ पाथ ऑफ कंजीनियलिटी, वो कंट्री सफर करेगा। वेराज भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत तो हमेशा से एक सनातनी जो एक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है भाई। किसी को जबरदस्ती हार्म नहीं पहुंचाना, किसी को इनफैक्ट जबरदस्ती क्या, लोग आके अटैक कर रहे हैं तो भी हम उनको बख्श रहे हैं। दैट्स इट्स नॉट बीइंग अ बायस्ड स्टेटमेंट बिकॉज आई एम एन इंडियन, इट्स इट्स टोल्ड बाय द चार्ट ऑफ भारत। इंडिया का जो चार्ट है वो अपने आप में ये कहता है कि एक बहुत स्पिरिचुअल कंट्री है इंडिया, और स्पिरिचुअलिटी के चलते वो किसी भी लिविंग बीइंग को जानबूझ के जबरदस्ती हर्ट नहीं करना चाहता। सो भारत इस समय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज स्ट्रांगर उस पर चल रही है इस समय। सो अभी तो नहीं, बट आफ्टर द ट्रांजिशन 2027 मिड के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल बी ऑन द पाथ दैट वी नो। अभी तो हमें पता नहीं, अभी तो वी आर न्यूट्रल टू एवरी कंट्री, और दैट्स द राइट अप्रोच ऑल्सो। चाणक्य नीति से चल रहे हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं। हर कंट्री के साथ एक फ्रेंडली टर्म पे हैं मोदी जी, और उसी तरीके की स्ट्रैटेजी को हम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। वो क्लैरिटी हमें मिड ऑफ 2027 के बाद आएगी। बट द मेजर प्रॉब्लम फॉर अस इज, अगर हम भारत की बात करें, हमारी मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट। वो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा बढ़ के हैं, एंड दैट इज द, जैसे बोलते हैं ना, नासूर है। सो दैट इज समथिंग विच इज बॉदरिंग अस। वो अगर करेक्शन हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है मिड 2027 तक सत्ता में बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत लीडरशिप में परिवर्तन आएगा, उसके बाद मुझे लगता है वी विल बी, वी आर मूविंग, इनफैक्ट मैं काफी श्योर हूँ, काफी कॉन्फिडेंट हूँ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग द वर्ल्ड सुपर पावर।
हीना जी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे मैं आना चाहूँगा, पर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि भारत के जो चार्ट है उसके हिसाब से भारत को न्यूट्रल रहना भी चाहिए। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली 2 व्यूज़ चल रहे हैं इस बात को लेके कि भारत के रोल को लेके। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत यूनिक पोजीशन में है। वर्ल्ड में 4-5 देश ही मेरे अनुसार भी इंडिपेंडेंट देश हैं, जिनके पास अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी और पॉपुलेशन का मिश्रण है। यूरोप के पास इकोनॉमी है पर मिलिट्री अपनी नहीं है और पॉपुलेशन भी उनके साथ नहीं है, एजिंग पॉपुलेशन है। जापान के पास तो पूरा यूएस के ही आपको पता है किस तरह कंट्रोल है। मिडल ईस्ट में जो भी देश हैं, पैसा है, बट यूएस के जहाँ जिस भी देश में किसी और देश की मिलिट्री बेस होगी, वो देश इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। एक बड़ा यहाँ सिंपलिस्टिक पे सी एक छोटा सा आपको इंटरप्ट बस करूंगी। डेवलपिंग एक होता है डेवलप्ड ऑलरेडी, एक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम पिछले 10 साल, आप 10 साल पहले जाएंगे कुछ नहीं थे, और हम 10 सालों में जहां से जहां पहुंचे हैं, अभी हम वी आर स्टिल ग्रोइंग। एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग एंड व्हेन यू आर डेवलपिंग, एक एग्जांपल देती हूँ, आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू करा, सो योर कंप्लीट एनर्जी इज इन दैट, you understand? So that is what is happening with our country and with our leadership, कि वो जो strategies वो कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो इतनी न्यू और इतनी जबरदस्त हैं, and people don't know about it. They are very fresh, and that's how I'm sure that it's going to work. कि ना जी, मैं जैसे ना 2 व्यूज़ चल रहे हैं। एक व्यू ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत को लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, डबल डाउन, फोकस डाउन इकोनॉमी। दूसरा ये है कि ट्रम्प एरा के अंदर वर्ल्ड एक अग्रेसिव ज़ोन में चला गया है। इससे पहले जो रशिया यूक्रेन में कर रहा था, वो वॉर ऑफ अग्रेशन थी। आज आप बेशक उसको वॉर ऑफ अग्रेशन बोलें, पर अब ये नया इंटरनेशनल रूल है। इंटरनेशनल रूल क्या है? जो 10 देश मान ले, वो इंटरनेशनल रूल है। 15वीं सदी में ये Correct. रूल है कि हमें कॉलोनी बनानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये रूल है कि भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस है, रूल ऑफ लॉ है, ब्ला 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 ब्ला। अब ट्रम्प ये कर रहा है कि मैं वेनेजुएला को करूंगा, अपने दोस्त ग्रीनलैंड को करूंगा, अलाए को मैं ईरान में करूंगा, कल को बांग्लादेश में भी वो चल ही रहा है। तो दूसरा व्यू ये है कि इंडिया के पास ही मौका है अग्रेसिव होने का और अग्रेसिव एक्शन लेने का विज़ाविज़ हमारे रीजन में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आपको क्या लग रहा है, भारत के चार्ट के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है? कि बिकॉज वर्ल्ड में अग्रेशन हो सकती है, हमारे पास बहुत पावर है कंपेयर टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मौका है, चौका मारो, इंटरनेशनली ये हो रहा है, कोई आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा, या फिर साल 1.5 साल पेशेंटली चलो और उसके बाद करो। इन दोनों में से क्या बेटर वे है? कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्या होने वाला है वो बताती हूँ आपको। स्ट्रैटेजी कौन सी अच्छी है आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट एन एनालिस्ट, लेकिन जो होने वाला है वो बहुत पास है। इट्स वेरी नियर, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, वी आर ऑलरेडी इन दैट टाइम फ्रेम। मैंने अपने कुछ वीडियोस में 18 जनवरी बोला था, एंड टुडे इट्स 16th। सो आप 18th जनवरी के बाद देखेंगे जो एक टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, एक टाइम फ्रेम, इनफैक्ट उसका असर आने लगा है। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, यू नो, वहां से ड्रोन आ रहे हैं, वहां से कुछ आ रहा है। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रोवोकिंग अस, दे आर प्रोवोकिंग अस। एंड इंडिया लाइक एवर हमेशा अपने आप तो कुछ करता नहीं, ना ही कभी करा अटैक वगैरह, कभी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन व्हेन समबडी इज डूइंग इट, तो पहले तो वो फिर भी शांति से निपटाने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ये मैं बार बार टाइम एंड अगेन कह रही हूँ, मार्स दशा हैज स्टार्टेड, आर मंगल इज इन द मारक स्थान। मंगल इज अष्टम भाव का लॉर्ड है, 8th लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस इन द मारका स्थान, sorry, 7th lord sitting in the second house Marakasthan, and our Mangal is in Ardra Nakshatra. Then all these planetary transits taking place in the universe. आप देखेंगे मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 months there will be attacks from our side, भारत की तरफ से अटैक्स होंगे। और जो आपने नेबरिंग कंट्रीज बोले, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बहुत हद तक मुझे ये कंट्रीज नजर आते हैं। रीजन बीइंग, जो कुर्मा चक्र में हमने डायरेक्शन देखे हैं, वो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ऐसा वाला ये डायरेक्शंस आ रहे हैं। और जब हम भारत के नक्शे में देखते हैं तो हाँ, नॉर्थ की तरफ लद्दाख और चाइना वाला बॉर्डर भी आता है, बट मुझे चाइना की तरफ से उतना अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड, दीज आर द डायरेक्शंस जहां से मुझे दिख रहा है कि वी आर गोइंग टू गिव इट बैक। it will be an attack from our side this time, हमारी तरफ से होगा।
तो और हमारे भी बहुत बड़ा नहीं, इट वोंट बी अ वॉर लाइक कि मैं बोलूं कि बहुत बड़ा वॉर होगा, बट स्ट्राइक्स होंगे। तो आप इंडिया का एक अग्रेसिव स्टैंड देख रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर ही कि इंडिया विल गो अग्रेसिव, बी इट ऑन पाकिस्तान, बी इट ऑन बांग्लादेश, वो सिचुएशन रहे, बांग्लादेश, या क्योंकि ये पाकिस्तान की कांस्टेंट प्रोवोकेशंस आ रही हैं बार बार, जो ये ड्रोन भेज रहा है, मीडिया उसको उस तरह कवर नहीं कर रही है, मतलब इन्फॉर्म कर रही है, बट उसकी सीरियसनेस को उस तरह नहीं डिस्कस कर रही जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उस समय हो रही थी। क्योंकि पाकिस्तान को क्या चाहिए, या किसी भी देश को, आजकल ड्रोन वॉरफेयर है, ड्रोन से आप कुछ भी भेज सकते हैं किसी भी देश में, आपकी लो कॉस्ट है, ह्यूमन भेजना नहीं है, एक आध ड्रोन भी सक्सीड कर जाए तो वो टेरर भी कर सकता है और वो टेरर का सामान भी दे सकता है। तो वो एग्जैक्टली कांस्टेंट एग्जैक्टली। प्रोवोकेशन। ये अब जो पहले जो था, पहले के समय पे जब लड़ाइयाँ वॉर्स होते थे तो इट यूज टू बी हाथी घोड़ा एंड सोल्जर्स एंड ह्यूमंस। अभी तो एयरपोर्ट पे स्पूफिंग हो गई, साइबर अटैक्स हो गए, उसके बाद में ड्रोन्स भेज दिए। आई मीन यू आर जस्ट सिटिंग इन योर वन रूम एंड इनसाइड योर हाउस एंड यू कैन डू एनीथिंग। सो दिस इज अ मोर डेंजरस इरा दैट वी आर लिविंग इन। इस एरा के अंदर मैं थोड़ा भारत के अंदर आना चाहता हूँ और स्पेसिफिकली जाना चाहता हूँ। आपने कहा जो इंटरनल थ्रेट, जैसे आपने कहा ईरान में भी, और बहुत देशों में हमने इंटरनल देखी है, इनफैक्ट बांग्लादेश में देखी हमने, श्रीलंका में कुछ साल पहले देखी हमने, नेपाल में बार बार कोशिश होती ही रहती है अलग अलग तरह से, भारत में भी 2-3 कोशिशें हुई बट सक्सीड नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में भी कई मूवमेंट्स हुई जिनको वो बड़ा करना चाह रहे थे, दिल्ली में राइट्स तक हो गए। तो आप भारत के अंदर क्या देख रही हैं 2026 में इंटरनल थ्रेट्स, इंटरनल मूवमेंट्स को लेके? देखिए, यहाँ पे 3-4 चीजें बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूँ और बहुत क्लियरली आप देखेंगे होती हुई। एक तो ये साल प्रोटेस्ट्स का साल है, यूथ को उकसाया जाएगा सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यूथ हमारा भारतीय, जैसे नेपाल में हुआ, इस तरीके से उनको उकसाया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा कि प्रोटेस्ट करें। सो प्रोटेस्ट होंगे, बड़े सारे आंदोलन होंगे। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, स्कैंडल्स। नाउ अगेन, शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आना, ये एक ऐसा सूत्र है ज्योतिष का जो कहता है पॉलिटिकल स्कैंडल्स हो सकते हैं। नाउ दैट स्कैंडल ऑल्सो कैन बी फॉर अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। एक बड़े फेमस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्कैंडल हो सकता है, जैसे अभी ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह हुआ था अभी लास्ट ईयर। सिमिलरली ऐसा पॉलिटिकल स्कैंडल कोई आ सकता है, जैसे कि आपको पता होगा पहले भी यूएस वगैरह में भी लिविंस्की का स्कैंडल हुआ, बहुत सारे स्कैंडल्स। उस तरीके का ये पीरियड है, क्योंकि तब भी शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे। तो जब ऐसा होगा, नक्षत्रों पे मैं ज्यादा स्टिक करती हूँ, बिकॉज दे गिव अ वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। जैसे एड्रेस में वो हाउस फ्लैट नंबर बता देते हैं, नक्षत्र प्लैनेट बताता है इस सोसाइटी में है, इस कॉलोनी में है, नक्षत्र बताता है उस घर में है। सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी श्योर कि स्कैंडल्स होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, और इंटरनली बहुत सारी बैक बाइटिंग होगी, जो कि हो भी रही है। जो आप सोच रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, आप सोच रहे हैं जिसको कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ खड़ा है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। और जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मेरे सपोर्ट में खड़ा होगा, वो आपके सपोर्ट में। समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, अनयूजुअल इज गोइंग टू हैपन, और वो लीडरशिप में खलबली मचाएगी, पार्लियामेंट में खलबली मचाएगी, राज्यसभा, लोकसभा, सब आप देखेंगे कि बहुत ही अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ हमने पहले भी बात की थी, ये नेचुरल कैलामिटीज का भी साल है, वॉर्स का साल है। तो मैं मैं नेचुरल क्लैमिटी से पहले हीना जी, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग, और इंडिया की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल पिछले 30-40 साल में एक बार ही हुआ था कि एप्स्टीन फाइल या मोनिका लेविंस्की, जो इफेक्टिवली सेक्स स्कैंडल्स हैं, करेक्ट। टॉप लीडरशिप लेवल में किसी भी पार्टी में, इंडिया में ऐसे सेक्स स्कैंडल्स नहीं देखे गए। पर आपको लग रहा है उस लेवल के, क्योंकि नेताओं के, एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा मैं, रीजनल लीडर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल ऑफ एनी पार्टी, व्हिच टॉप इज एनी बिग लेवल, पार्टी। तो yes, आप उस the लेवल के elite भी स्कैंडल्स देख रहे हैं? yes, correct, that's what I mean. The elite class, the top notch leadership, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे जो लीडरशिप है, क्रीम लीडरशिप है, वहां उनके लिए आप ऐसे स्कैंडल सुनेंगे। तो ये उस तो फिर तरीके की बहुत चीजें। बड़ा उथल पुथल का आएगा, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में ये नई चीज होगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया की नई चीज होगी कि अगर एप्स्टीन फाइल जैसी, या मोनिका, यूएस में तो होती रहती है, जॉन एफ कैनेडी के समय मीडिया यूज्ड टू इग्नोर इट, बट वहां पे ये लाइफस्टाइल्स आर वेरी डिफरेंट।
ट्रम्प करेक्ट। क्या क्या बोल के आए, क्या क्या नहीं, मतलब एनीथिंग अंडर द सन जो आप बोल सकते हो, वो बोल के आए, वो करके आए। न्यूयॉर्क बिलियनियर, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, जो भी यूएस का सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है उसके पैरामीटर्स में। ही इज जस्ट बीइंग वेरी 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 क्रेजी। वो है भी ऐसे, उनका चार्ट भी ये बताता है और अभी उनकी जो समय चल रहा है वो भी यही बता रहा है। पर एक अद्भुत चार्ट है अगर ट्रम्प का किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में अब जो भी हो, 2 बारी का प्रेसिडेंट जो ऐसा कुछ करके गया है, ही वुड बी वन ऑफ द, अगर हम टेस्ट बोलें कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, वो टॉप 10 में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जिस तरह की वो रहता फैला के जा रहे हैं, हरकतें करके जा रहे हैं। बट उनको कितना याद किया जाएगा और बहुत जल्द उनको याद किया जाएगा। आप देखेंगे ही विल बिकम हिस्ट्री, जो मैंने पहले भी कहा था। दिसंबर, आप बस दिसंबर आने दीजिए 2026 का, ऑलरेडी शुरू हो गया है। सितंबर 2024 में जब, सॉरी 25 में जब इक्लिप्सेस आए थे, मैंने बोला भी था उस सितंबर वाले इक्लिप्स से लेके मार्च वाले इक्लिप्स के बीच में मैंने ये बोला हुआ है और 2-3 जगह बोला हुआ है, अगेन रिपीट, कि वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे कि यू कैन नॉट एंटिसिपेट, और वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है। और अभी आप जून के बाद उनको और बुरी हालत में देखेंगे। जून के बाद तो उनका वो सिचुएशन हो जाएगी कि उनके ऊपर कोई लीगल इशू, कोई लीगल केस आ सकता है। और साथ में दिसंबर के अराउंड जब केतु उनके 12th हाउस में आएगा, केतु इज गोइंग टू ट्रांजिट on 5th of December 2026 and will be there in the 12th house for Trump. ट्रंप की कुंडली के 12वें भाव में हॉस्पिटलाइजेशन जैसा दिख रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन। एंड वंस केतु इज देयर तो वो शनि के साथ ट्राइन का कनेक्शन बनाएंगे। शनि और केतु का कनेक्ट होने का मतलब है आपके करियर का अंत। सो वो करियर का अंत शुरू हो रहा है, एंड दिस इज ऑल इज सीन बाय द प्लैनेट्स एंड देयर नक्षत्रास वेरी क्लियरली। तो वो ऑलरेडी डाउनफॉल पे हैं, धीरे धीरे ट्रम्प। अच्छा, इससे मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि आजकल बड़ी चल रही है, जो वेनेजुएला के जो ये मोडेरो हैं उनको उठाकर जो लाया गया है, कि वो वापस जाएंगे कि नहीं, उनका केस ठीक होगा कि नहीं। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस रिलेट्स टू ट्रम्प्स डाउनफॉल। व्हेन ट्रम्प का डाउनफॉल हो रहा है जून के बाद, आप देखेंगे कि मोडेरो के लिए अच्छा समय, वेनेजुएला के लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। नॉट बिकॉज कि वो केस जीत जाएंगे, वो केस नहीं जीत पाएंगे, बट जस्ट बिकॉज देयर विल बी अ वेरी अंडरस्टैंडिंग वाला म्यूचुअल डील काइंड ऑफ अ थिंग। डील टाइप की हो जाएगी, ट्रीटी टाइप की हो जाएगी, एंड देन ही माइट गो बैक टू वेनेजुएला एंड ही माइट अगेन टेक अप हिज पोजिशन। बट अदरवाइज ट्रम्प के रहते अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट ये जो कुछ भी होगा जून के बाद होगा। जी हिना जी, मैं भारत की जो आप इंटरनल थ्रेट्स हैं उस पर कौन, पहले तो आपने जो बोला ये एक यूएस स्टाइल स्कैंडल आ रहा है, तो आप सजेस्ट या हिंट करना चाहेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आ रहा है? अभी जो अप एंड रनिंग मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, आई विल नॉट नेम इट, उसी में कोई लीडरशिप है, उसी में कोई लीडर हैं जिनके ऊपर ये इस तरीके का स्कैंडल आएगा। ओह ओह, ये तो फिर एक बड़ा बड़ा भारी इशू है। ये आपकी बहुत लोगों में क्यूरियोसिटी होगी, पर मैं इस पर ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ये तो जी। आने दीजिए, क्योंकि ये ऐसे स्कैंडल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो। बट अब इससे बढ़ के ये तो एक इंटरनल पॉलिटिकल स्कैंडल हो गया, कि कोई सेक्स स्कैंडल हो गया, कोई मोनिका लेविंस्की हो गई। इससे देश एट अ लार्जर एंड, अनलेस कुछ बहुत ही अजीब हो, प्रभावित कितना होता है नहीं होता, पर जो बाकी स्ट्रगल्स हैं जहाँ पे सड़कों पे जाम हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं ये साल? क्योंकि 2020 में कंट्रोल्ड वायलेंस हुआ, पर कंट्रोल हुआ, उसके बाद अलग-अलग घटनाएं हुई, पर वायलेंस भी हुआ, ट्रबल भी हुई, बट आउट ऑफ हैंड ट्रबल नहीं गई। एक पॉइंट के बाद उसको, मतलब ईरान जैसी नहीं हुई, बांग्लादेश जैसी नहीं हुई, आउट ऑफ हैंड जिसको मैं बोलता हूँ। एवरी ट्रबल इज सैड, इज ट्रेजिक एंड ऑल, बट एक होता है जो देश को ही बर्बाद कर देती है, एक होता है नहीं, हुआ। तो वो आप मैं किस समझ लेवल गई। का 2026 में देख रहे हैं? देखिए, ये साल 2025 से भी ज्यादा खतरनाक साल है, दैट आई विल ऑलवेज से। वेरी डेंजरस ईयर, एंड व्हेन आई से डेंजरस ईयर, दिस इज फॉर ऑल द कंट्रीज एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हो ही रहा है, आप देख रहे हैं ग्लोबली। कौन से कंट्रीज है, कोई इक्का दुक्का कंट्रीज है जिनको मैं आज स्टेबल बोल सकती हूँ, अदरवाइज तो सभी कंट्रीज हिले हुए हैं, सबकी रेजीम हिली हुई है, सबके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। किसी का इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसी का आपका कल्चर से रिलेटेड है, किसी का रिलीजन पे बेस्ड है। सो हमारे भारत में जो मेन प्रॉब्लम है, जिसको कि मुद्दा बनाया जाता है, वो है रिलीजन। और
जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जुपिटर अपनी कर्क राशि में, अपनी उच्च की राशि में जून में आएंगे, दिसंबर में केतु उनको ज्वाइन कर लेंगे। सो जब केतु और जुपिटर एक साथ जलीय राशि में है, जो कि भावनाओं की, इमोशंस की राशि है, कर्क राशि में है, और दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, दोनों ही रिलीजियस प्लैनेट्स हैं, तब जाके एंड ऑफ 2026 या यूं कहूं मिड ऑफ 2027 के बाद हम कहीं उस चीज पे रिलीफ देखना शुरू करेंगे कि जो धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो मेन रिलीजन ही है। ज्यादातर हर सारी बातें किस पे होती हैं? हिंदू मुस्लिम रायट, हिंदू मुस्लिम ये, इस तरीके से। बट वी शुड अंडरस्टैंड एज इंडियंस एंड एज ह्यूमंस कि आप मतलब ये मेरा अपना मत है कि आप हिंदू मुस्लिम को इस तरीके से कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन से ही निकले हैं। और 90%, 85 to 90% of the Muslims are not bad. They are not terrorists. They are not rebellious, right? बट हम सबको एक ही कैटेगरी में कर रहे हैं, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 10% ऑफ द मुस्लिम्स और 10% ऑफ द दैट कम्युनिटी इज डूइंग थिंग्स विच आर अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल इज द वर्ड, मतलब उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है। इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब हम इतनी उथल पुथल के बाद, इतने राइट्स के बाद और इतने जो आंदोलन हो रहे हैं उसके बाद, जब हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे जो कि मिड ऑफ 2027 में आएगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसीज बनेंगी, और पॉलिसीज तो इस साल भी बनेंगी क्योंकि जुपिटर राजा है, तो पॉलिसीज बनने का साल है। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जिसमें डिफरेंशिएशन होगा फॉर द राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंशिएशन होगा, जिसकी वजह से, जिसके चलते जो ये रिलीजियस रायट्स हैं, रिलीजन बेस्ड रायट्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। ये तो हो गया हमारा ये वाला साइड। दूसरा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, दैट इज समथिंग विच इज व्हाट शुड आई से, मतलब वो तो हाथ से बाहर जा रहा है जिस तरीके से हो रहा है। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हो, लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, चाहे वो राहुल जी कांग्रेस, तो ये जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है ये भी अपना धीरे 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 कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, रूप बदलेगा, एंड इट्स गोइंग टू कम एट अ कंसेंसस बाय मिड ऑफ 2027। तब तक बहुत उथल पथल है, बहुत ज्यादा। मतलब आप बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगी कि देश को बर्बाद कर देंगे, और उसका मेन कारण सिर्फ ये है, उसका सारा श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, और उनके जो लीडरशिप है उसको जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं कि वो देश को बर्बाद नहीं होने देते, वहां तक बात को जाने ही नहीं देते। ही ट्राइज टू जस्ट आइदर कंट्रोल इट और चैनलाइज इट, जो एनर्जी है उसको कहीं और चैनलाइज कर देते हैं, एंड दैट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। मैं पॉलिटिक्स पे भी आऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल उथल पुथल, क्योंकि इस साल से लेके 27 के बीच में वेस्ट बंगाल और यूपी 2 बड़े चुनाव हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ये 2 सबसे बड़े हैं, बाकी भी ऑब्वियसली तमिलनाडु भी बहुत सीट्स हैं, बट वहां पे नेशनल पार्टीज का कोई इतना स्टेक नहीं है। बट उससे पहले आपने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है, वो एक भारत का हिस्ट्री का भी इशू है। मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा कौन क्या है क्या नहीं है, बट एक मुगल टर्क पीरियड, मुगल पीरियड या 47, जहाँ पे एक डिसाइसिव मुद्दा ये बना कि भैया 2 सेपरेट देश बने, विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, वो पूरी हिस्ट्री है। बट उस पे आप जो कह रही हैं, पर उसके आगे मेरे ख्याल से 3 इश्यूज हैं भारत में सोशल अनरेस्ट के। एक वो, दूसरा कास्ट इश्यूज बहुत बड़ी क्रिएट करने की कोशिश आती है, और तीसरा इकोनॉमिक इशू तो हर देश में ही है। बिल्कुल। यूएस में हो सकता है, अब जो आइस कर रही है वहां पे मास्क पहन के, क्योंकि हर देश में आपने वो वीडियो भी देखी होगी किस तरह एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी जाती है आइस के, यूएस सिटीजन। वो कहते हैं गाड़ी के अंदर ये हमें इलीगल्स को उठा के कैप्चर करके जो हम पकड़ रहे हैं उसमें रेजिस्ट कर रही थी। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो आइस के ऑफिसर्स हैं, मुंह पे मास्क पहन के आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा वो काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी टू पुट देमसेल्व्स इन रिस्क। तो वो उठा के गाड़ी से मारा जा रहा था उसको, तो इसलिए उसने गोली मार दी। एंड ऑफ द डे अमेरिकन सिटीजन डाइड इन अ लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन। सिंपल भाषा में, अब आप जो मर्जी साइड कर लीजिए, मेरा कोई स्टेक है नहीं, तो मैं किसी साइड को इसमें नहीं जा रहा। बट उस लेवल की उथल-पुथल हो रही है वहां पे भी, और भारत में भी रिलीजन भी है, कास्ट भी है, इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक सबसे कम है वो तो हर देश में ही है। हमारे 2 जो स्पेशल फैक्टर्स हैं यहाँ के ही हैं कि आप देखते हैं ये पूरा टॉक, अगर रिलीजन से बाहर भी निकल के बात करें,
तो क्या कास्ट इश्यूज भी बढ़ सकते हैं जो हमने अर्ली 90s में देखे गए थे, या उस तरफ भी जा सकता है, या आप इसको एक रिलीजियस चश्मे से ही ज्यादा देख रही हैं? नहीं, देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट मुझे रिलीजियस ही दिख रहा है, बट व्हेन वी से कास्ट, तो कास्टिज्म भी उसी से निकला है। कास्ट एंड क्रीड एंड रेसिज्म जब जिसकी हम बात करते हैं, तो वो भी उसी से निकला है। तो कास्टिज्म को भी मुद्दा, मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा जिससे कि आप आंदोलन ना करें। हर जगह आप हर जगह इस चीज को देखेंगे, बट कास्टिज्म वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कम दिखता है. But religion is something which is going to take over. Religion and political conflicts, they are going to take over. Casteism wala is there, but it is not that major. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो सीधा ही आ जाते हैं। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो इनफैक्ट ईडी ने रेड मारी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उस रेड पे जाती हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। और अब बहुत सीरियस, कल ही मैं इस पे बात कर रहा था टीवी चैनल्स पे, कि बहुत सीरियस प्रेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डीजीपी के ऊपर एक्शन की हैं, वेस्ट बंगाल सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की हैं, और दूसरी तरफ से टीएमसी की भी बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं कि ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसी इज लाइक अ पॉलिटिकल टूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या देखती हैं आप इस पॉलिटिकल क्लैश जो सबसे ज्यादा नजरें वेस्ट बंगाल पे हैं, और वो बाकी देश के लिए भी ईडी का रोल और लोकल पुलिस का रोल को भी काफी कुछ क्लैरिफाई करेगा सुप्रीम कोर्ट का? क्वेश्चनेबल बना रखा है इस समय। देखिए, पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली द मोमेंट रिजल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन विल कम। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और उसके बारे में तो हमने बात की ही थी। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली, क्या मैं तो बोलूंगी काफी हद तक 90% ऑफ द चांसेस आर देयर दैट ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन है। और जिस तरीके के, और ये भी मैंने बोला था इफ यू रिमेंबर, कि वो पॉलिसीज फॉलो नहीं करती हैं, रिफॉर्म्स फॉलो नहीं, एंड दैट इज व्हाट शी इज डूइंग। जब आप जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको अधेयर नहीं करेंगे, उन लॉज को, उन रूल्स को अधेयर नहीं करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? उनकी वजह से या वेस्ट बंगाल की वजह से इतने सारे जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठा है। सो द रिजल्ट इज वेरी क्लियर। आई मीन, आई डोंट इवन नीड टू स्पीक व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जब वो लूज करेंगी और जिस तरीके के उनके ऊपर एलिगेशंस लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी की एजेंसीज के लिए क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। जी, असम में आप क्या देखते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक वहाँ पे भी चेंज हुई है। प्रियंका गांधी जी वहाँ की इंचार्ज बनी हैं, एक्टिव रोल ले रही हैं। असम में चुनाव हो रहा है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के टॉप मोस्ट चेहरे हो चुके हैं। तो असम में आप क्या देख रही हैं? आसाम का कब इलेक्शन है? मुझे डेट नहीं पता है। साथ डेट्स आई नहीं है अभी, तो डेट्स आनी है सबकी ना, वेस्ट बंगाल असम सबकी एक साथ ही डेट्स आएंगी। ओके, आई डिड नॉट चेक इट टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने अभी उधर देखा नहीं है, तो मुझे ज्यादा नहीं पता। बट हाँ, इतना मुझे पता है कि बीजेपी स्ट्रांग है। मैंने बीजेपी का चार्ट जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, बीजेपी इज रनिंग वेरी स्ट्रांग। अब देखना पड़ेगा आसाम का चार्ट लगा के या फिर जो प्रियंका गांधी जी का चार्ट लगा के कि कहाँ पलड़ा भारी है। आई हैवंट चेक दैट वन ऑनेस्टली। और थोड़ा मैं क्वेश्चन, अभी तो इलेक्शन आएंगे, उसके बाद इन सारी स्टेट्स पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत इसमें रुचि है। बट इकोनॉमिकली, क्योंकि जब आप इतने अनरेस्ट की बात करते हैं, मैं थोड़ा इकोनॉमी पे करना चाहता हूँ भारत के लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन आप कैसी देख रहे हैं इस साल के अंदर, क्योंकि जहां जहां अनरेस्ट होता है और ग्लोबल अनरेस्ट है, और आपने कहा कि यूएस का डाउन हो रहा है, तो इंडिया के लिए अगर यूएस डाउन होता है तो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है। तो किस तरह की आप इकोनॉमिक एक्टिविटी देखती हैं भारत के लिए और भारत के नागरिकों के लिए? रिस्की एरियाज, डेंजरस एरियाज, गुड एरियाज, ब्रॉड ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं। ओके, सो इस केस में मैं आपको ये बताती हूँ कि चाइना एंड यूएस एंड इंडिया, हम इन तीन को लेके चलते हैं। यूएस जो है उसका आपको पता है डी डॉलराइजेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, और वो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाई जा रहा है। उधर से चाइना अपने रेयर अर्थ मेटल जो है उनके, उसके ऊपर खेल रहा है 85% का डोमिनेंस लेके। नाउ इंडिया इज सिटिंग हियर। अब होगा क्या, जब चाइना उस जो रेयर अर्थ उनका एलिमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, उसका जो चैनलाइजिंग है उसको डिस्टर्ब्ड रखेगा, और इधर से जो यूएस है वो कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाता रहेगा, तो क्या उसका जो रिजल्ट होता है वो सीधा का सीधा ले ऑफ्स शुरू हो जाते हैं, जॉब्स जानी शुरू हो जाती हैं, राइट? जो कि 2008 में भी वैसा हुआ। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो इकोनॉमी सारे इन तीनों कंट्रीज की भी और वर्ल्ड की भी इम्पैक्ट हो रही है, वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है।
World economy is going to crash after June 2026, which I just mentioned. But still, comparatively, India will be doing better. GDP के उससे हम जब देखते हैं तो हमारा भारत उतनी बुरी हालत में नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव गॉट इनफ रिजर्व्स. हमारा पॉपुलेशन बहुत, इस मामले में जिसको हम हमेशा एक तरीके से कोसते रहते थे कि पॉपुलेशन बहुत हाई है, इस वजह से पोल्यूशन है, वही पॉपुलेशन आज एक पॉजिटिव चीज बन के हमारे सामने आया है. तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे रिजर्व ज्यादा हो गए इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, राइट. चाइना एंड इंडिया ओल्ड स्कूल पैटर्न पे चलते हैं दोनों कंट्रीज, और दोनों कंट्रीज के पास अपने अच्छे रिजर्व्स हैं गोल्ड के, मेटल के. तो गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें सेव करते हैं इकोनॉमी वाइज. हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली विल नॉट बी दैट थ्रैश्ड अप like the way it will be for the whole world. That is one. Second, भारत की मंगल की दशा चल रही है, तो उसके चलते we will be doing very very good in certain fields. And अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब हमारे नई नई स्ट्रैटेजीज निकल के आ रही हैं. जहां आज तक भारत मैन्युफैक्चर नहीं करता था कुछ चीजों को, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे ऑन चाइना and on Russia, on USA, वहां we have gotten into it, we have already started it. जब हम उस जगह पे उन चीजों को करने लगे जिनकी हमारे अंदर कमी थी. इसका एग्जाम्पल मैं अपनी कुंडलियों के हिसाब से ही देती हूँ. जब मैं कंसल्टेशन लेती हूँ, सो व्हाट आई लुक इनटू द कुंडली इज कि भाई कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कुंडली को वीक बना रहा है. जो स्ट्रांग बना रहा है वो तो बना ही रहा है, उसको तो हमें कुछ छेड़ना नहीं. जो वीक बना रहा है उसकी एनर्जी को अलाइन करना है. So similar thing is being done in our country by our leadership, which is very capable, very very good leadership that we have got. We are blessed to have. कि जो वीकर हमारे एरियाज थे ना, उनको कहीं ना कहीं उन पे काम शुरू कर दिया, उनको उनमें बढ़ोतरी, उनको डेवलप करना शुरू कर दिया. बिकॉज ऑफ विच वी आर गोइंग टू हैव दोज बैकअप प्लान्स, वी आर गोइंग टू हैव दोज रिजर्व्स, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह नहीं पिटेगी. एंड विच टेक्स मी टू द आंसर, रादर अ स्टेटमेंट, कि जब आप आगे चल के और 3-4 साल बाद जब कंट्रीज को देखेंगे तो स्टेबिलिटी के हिसाब से इंडिया विल बी फाउंड, पीछे मुड़ के देखने से, कि इंडिया बहुत स्टेबल रहा. इतना सब कुछ हिल गया फिर भी इंडिया स्टेबल रहा. ये चीज आप देखेंगे इंडिया के बारे में, और यही चीज कहीं ना कहीं इंडिया को सुपर पावर बनाएगी, और सुपर पावर हम बनेंगे, ये पक्का है. स्टेबिलिटी बहुत वाइटल फैक्टर है, क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंस का जमाना आ चुका है तो जिस देश में स्टेबिलिटी नहीं है उस देश में व्यापार ही नहीं हो सकता. मैं इससे अगर देश के अंदर का एग्जांपल दूं तो उत्तर प्रदेश का एग्जांपल, कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई जब इतना पीछे था बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया गया, एक स्टेबिलिटी लाई गई. उसके लिए आपने एक लॉ एंड ऑर्डर की चेंज से कोई भी देश एकदम पलट जाता है. और जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर टूट जाए, स्टेबिलिटी ना हो, वहां पे आप व्यापार ही नहीं कर सकते, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे. सो आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी वाइज इंडिया आपको रॉक सॉलिड दिख रहा है. रॉक सॉलिड. ये वाला जो पीरियड है, लोग मेरी बातों को शायद बोलेंगे अरे ये तो क्या बोल रही थी, क्या क्या हो रहा है. देखिए 2026 में तो बहुत उथल पुथल है, बहुत अफरा दफरी है. सबको लगेगा कि भारत में अनस्टेबिलिटी आ रही है, पर ऐसा होने नहीं वाला है. दिस इज जस्ट अ फेज, जस्ट अ फेज. जैसे आपको वायरल फीवर होता है ना, और फीवर के दौरान आप कमजोर महसूस करते हैं, बट वो एक फेज होता है. वो जब 5 दिन 7 दिन निकल गया, यू आर अगेन स्ट्रॉन्ग, राइट. लेकिन वो वीकनेस जाते जाते थोड़ा समय लगता है. सो इट्स गोइंग टू बी स्लो बट इट्स गोइंग टू बी स्टेडी, दैट्स फॉर श्योर. ये चीज ऐसे होगी. 2026 में बहुत उथल पुथल है, मिड 2027 तक आप देखेंगे चलेगा, बट मिड 2027 के बाद जो भारत होगा वो एकदम अलग होगा, और ओवरनाइट नहीं होगा. वो धीरे 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 2027 मिड के बाद बिल्डअप शुरू होगा, एंड देन देयर विल बी अ वॉर विच यू कैन कॉल अ वर्ल्ड वॉर 3, ऐसा बोल सकते हैं, in around 2030-31, that's the time. उसके बाद राहु की महादशा शुरू होगी 2032 में. That will be the time when we will be the technology का king at that point. हम वैसे भी हिस्टोरिकली अगर किसी देश को सुपर पावर बनना होता है तो एक आध युद्ध होना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पावर्स युद्ध में ही जाती हैं. जैसे हमारे देश में ही कर लीजिए, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज, सन नेवर सेट्स. वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में अपने आप ही सन सेट कर दिया. अलग अलग देशों की आजादी हुई, कोई देश कोई रीजन देगा, कोई देगा,
but reality was Britain no longer was capable of running an empire. Right, absolutely. और this makes me say this statement कि भारत चिड़िया, सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी. और ये आप देखिएगा, if we are alive by then we will see that. Hopefully 6-7 years तो होना ही चाहिए. Yeah, you never know. अरे वो तो आजकल है यार, एब्सोल्युटली आजकल तो इनफैक्ट ऑन अ लाइटर साइड में तो यही बोलता हूँ, अब इतना बिकॉज वी आर लॉयर्स ना, तो बार एसोसिएशन का होता है रोज सुबह शुरुआत होती है किसी की, बिकॉज एनीबडी हु पासेस अवे ऑब्वियसली द फैटर्निटी इज इन्फॉर्म्ड. तो मैं तो हंसता हूँ कि सुबह उठ के मैसेज देखने का मन ही नहीं करता, रोज कुछ ना कुछ टिंग मैसेज में जो आता है एसोसिएशन के, अनफॉर्चुनेटली somebody has something has happened or some tragedy has happened. तो वो तो पता ही नहीं है, but hopefully 7-year period तो one should be optimistic about. Yeah, and then moreover when I'm talking about World War 3, तो World War 3 होगा तो फिर पता ही नहीं है ना कितनी जानें जाएंगी, कितना पॉपुलेशन कम होगा वर्ल्ड वाइड, वी डोंट नो. जो भविष्य मलिका में लिखा है उसमें तो बहुत ही डराने वाली चीज लिखी है कि आपको बस जितना करोड़ जनता है शायद 7 या 8 करोड़ रह जाएंगे बस वर्ल्ड वाइड. और जिसमें से कहते हैं कि सबसे ज्यादा, उसमें ऐसा लिखा है कि सबसे ज्यादा सनातनी, सबसे ज्यादा हिंदू जो लोग हैं या इंडिया में जो लोग हैं वो बचेंगे बिकॉज ऑफ देयर कल्चर and because of their traditions. I don't know how true it is. Those are very scary things to hear, and the cost mind ही boggle कर जाएगा, तो नहीं imagine कर सकते. So Yeah. thank you रीना जी for your time, और आपने ये सारा जो cover किया, thank you so much. Thank you so much. Namaskar. Thank you. नमस्कार.